Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Uh, Today we will resume our last theme 9, the Industrial Revolution, topic 1. In 1830s, the use of canals revealed several problems. Explain it. यानी 1830s में जो कैनाल्स के यूज़ से काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. नहरों का यूज़ किया जा रहा था उनमें बोटिंग के लिए, शिप चलाने के लिए, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी. द कंजेशन ऑफ वेसल्स मेड मूवमेंट स्लो ऑन सर्टेन स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स एंड फ्रॉस्ट फ्लड एंड ड्रॉट लिमिटेड द टाइम ऑफ देयर यूज. कंजेशन का मतलब भीड़ भाड़ हो रही थी, उसमें अलग अलग प्रकार के शिप, स्टीमर, बोट्स चल रही थी और नहरें जो कैनाल्स थी उनका स्ट्रेच ज़्यादा नहीं था, इसलिए इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो, काफ़ी धीमा हो गया था. और साथ में ही फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रॉट, यानी जो धुंध थी, कोहरा था, फ्लड बाढ़ और ड्रॉट सूखे के कारण भी इनका यूज़ है वो कम हो रहा था. द रेलवेज नव अपीयर्ड ए कन्वीनियंट अल्टरनेटिव. अबाउट 6000 miles ऑफ रेलवे was opened in Britain between 1830 and 1850, most of in two short bursts. यानी अब रेलवे का भी वहाँ लगातार एक्सपेंशन हो रहा था और 1836,000 मील्स रेलवे ट्रैक्स जो है वो लेट डाउन बिछ चुके थे, उसमें ट्रेन चलने लगी 1835 से 1850 के बीच में. इस प्रकार दो शॉर्ट बर्स्ट में, दो स्टेज में ट्रेन लगातार अपने आप को एक्सपेंड करती जा रही थी. ड्यूरिंग द लिटिल रेलवे मैनिया, जब लिटिल रेलवे मैनिया यानी दो मैनिया हुए, पहले हुआ रेलवे मैनिया, उसे बोलते हैं लिटिल रेलवे मैनिया ऑफ 1833 to 1837, 1400 miles of line was built. And during the bigger mania 1844 to 1847, another 9500 miles of line was sanctioned. यानी इतनी लाइन वहाँ सैंक्शन हुई और लगातार उनका जो प्रसार था यानी एक्सपेंशन था वो बढ़ता जा रहा था. They used vast amounts of coal and iron, employed large number of workers, and boosted activity in construction and public works industries. Most of England had been connected by railway by 1850s. और वे यूज़ कर रहे थे वास्ट अमाउंट्स ऑफ कोल का, आयरन का, और एम्प्लॉय कर रहे थे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स. एंड बूस्टेड माने ग्रोथ कर रहे थे, बढ़ा रहे थे. एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज़ को लगातार वहाँ बिल्डिंग बन रही थी. पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्रीज, पब्लिक वर्क माने रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, उद्योग लग रहे थे. मोस्ट ऑफ द इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवे 1850. और 1850 से जो अधिकांश जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वो कनेक्ट हो गया था रेलवे ट्रांसपोर्ट से. टॉपिक 2, मेंशन द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ईयर्स 1760 to 1800 AD. यानी वहाँ नॉलेज के लिए जो थ्रस्ट थी या प्यास थी या व्याकुलता थी बढ़ती जा रही थी, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल्स वर हु ब्रॉट दीज चेंजेस. जो इंग्लैंड में जो चेंज आए, न्यू इन्वेंशन हुए, न्यू टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हुए, उनमें जो व्यक्ति लाए वे कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था. few of them were trained scientists. उनमें से कुछ ट्रेंड साइंटिस्ट थे. एजुकेशन इन बेसिक साइंस में ली थी, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनकी जो बेसिक नॉलेज थी वाज एक्सट्रीमली लिमिटेड अंटिल द लेट 19th century. लेकिन फिर भी वो उनकी संख्या बहुत कम थी 19th century तक. वेल आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन डिस्क्राइब अबव, जैसे कि हम बताएं कि वहाँ लगातार टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो रहे थे. सिंस दीज ब्रेक थ्रू डिड नॉट रिक्वायर ए फुल नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑन विच दे आर बेस्ड. ये लेकिन जितने भी यहाँ
ब्रेक थ्रू आ रहे थे, नए इन्वेंशन हो रहे थे, उसके लिए जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उसकी फुल नॉलेज की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ना केमिस्ट्री के केमिस्ट्री के की नॉलेज की ज़रूरत थी. They were helped by the fact that England had certain features which European countries did not. लेकिन इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसी बातें थीं कि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर नहीं थी. डजन्स ऑफ साइंटिफिक जर्नल एंड पब्लिश्ड पेपर, यहाँ साइंटिफिक जर्नल यानी वैज्ञानिक पत्रिकाएं, मैगजीन निकल रही थीं, पेपर्स निकल रहे थे, पैम्फलेट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटीज़ के द्वारा तैयार. साइंटिफिक सोसाइटीज अपीयर्ड इन इंग्लैंड बिटवीन 1760 टू 1800 के बीच में. वहाँ वेरियस कई प्रकार की वैज्ञानिक जो सोसाइटी थी वो भी वहाँ फाउंड हुई. देयर वाज ए वाइड स्प्रेड थ्रस्ट फॉर नॉलेज इवन इन स्मॉलर टाउन्स, यानी छोटे छोटे जो कस्बे थे या शहर थे उनमें भी लोगों का वे नॉलेज के लिए एक तरह से अट्रैक्शन था और वे अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते थे. दिस वाज मेंट बाय एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी ऑफ आर्ट्स फाउंडेड इन 1754. 1754 में एक वहाँ सोसाइटी बनी, उसका नाम था सोसाइटी ऑफ आर्ट्स. बाय ट्रैवलिंग लेक्चरर्स इन द कॉफ़ी हाउसेज में भी लगातार लोग इसके बारे में बातचीत करते रहते थे. दैट मल्टीप्लाइड थ्रू द 18th सेंचुरी, और इस प्रकार 18th सेंचुरी तक ये लगातार इसमें इंक्रीज होता रहा. टॉपिक 3, मेंशन द बैकग्राउंड्स ऑफ इन्वेंटर हु चेंज द इंग्लैंड, जिन्होंने उन इन्वेंटर की बैकग्राउंड क्या थी जिन्होंने कंप्लीटली इंग्लैंड को चेंज कर दिया, एक इंडस्ट्रियल कंट्री बना दिया. मोस्ट इन्वेंशंस वर मोर द प्रोडक्ट डेटर्मिनेशन. मोस्ट इन्वेंशन जो वो प्रोडक्ट थे कि लोगों में डेटर्मिनेशन, दृढ़ता, इंटरेस्ट, रुचि, क्यूरियोसिटी, जानने के लिए उत्सुकता, इवन लक, और यहाँ तक कि एक प्रकार से जो भाग्य भी उनका साथ दे रहा था. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, और प्रकार वे साइंटिफिक नॉलेज को लगातार प्रयोग कर रहे थे. सम इन्वेंटर्स इन कॉटन इंडस्ट्री लाइक जॉन की एंड जेम्स हारग्रीव्स वर फेमिलियर विद द स्किल्स ऑफ वीविंग एंड कारपेंट्री. जितने भी इन्वेंटर हुए जैसे कॉटन इंडस्ट्री में, जैसे जॉन की और जेम्स हारग्रीव्स, ये जानते थे कि वीविंग और कारपेंट्री कैसे होती है, वे उसमें स्किल थे, उसमें एक्सपर्ट थे. रिचर्ड आर्कराइट हावेवर वाज ए बार्बर, वो एक बार्बर था, एंड विग मेकर, और वो विग बनाता था, बालों के विग बनाते थे. सैमुअल क्रॉम्पटन वाज नॉट टेक्निकली स्किल्ड, और वो सैमुअल क्रॉम्पटन भी वो टेक्निकली स्किल्ड नहीं था. एंड एडमंड कार्टराइट स्टडीड, जो एडमंड कार्टराइट ने स्टडीड की थी लिटरेचर, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर की. इनिशियली विश्ड टू बिकम ए क्लर्गीमैन, और ये जो एडमंड कार्टराइट था एक क्लर्गीमैन, एक पुजारी, एक प्रीस्ट चर्च में बनना चाहता था. एंड न्यू लिटिल और नॉलेज ऑफ मशीन, और उसे मशीनों की बहुत कम जानकारी थी. बाय कॉन्ट्रास्ट इन द एरिया ऑफ स्टीम इंजन में थॉमस सेवरे एक वाज एन आर्मी ऑफिसर था. थॉमस न्यूकॉमन जो थे वो थे ब्लैक स्मिथ और लॉक स्मिथ, वो ब्लैक स्मिथ और लॉक स्मिथ हुए थे. एंड जेम्स वाट विद ए स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बेल्ट, और यानी उनका जो जेम्स वाट का अपनी चाइल्डहुड से ही मशीनों के लिए एक तरह से बेंट का मतलब झुकाव था. ऑल हैड सम नॉलेज रेलिवेंट टू देयर इन्वेंशन, एंड इसमें इन सभी के पास अपने इन्वेंशन के लिए जो रेलेवेंट नॉलेज होती थी. द रोड बिल्डर जॉन मेटकाफ, जो रोड बिल्डर था उनका नाम था जॉन मेटकाफ, हूँ पर्सनली सर्वेड सरफेसेस फॉर रोड्स. उसने
सर्वे किया था रोड्स के लिए, एंड प्लान्ड देम वाज एंड प्लान्ड, और जिसने जो यानी ये जो जॉन मेटकॉफ था जिसने रोड सड़क बनाने के लिए सर्वे किया था, पर्सनली सर्वे किया था अपने आप की कैसे रोड बननी चाहिए कहाँ तक, और यह व्यक्ति और प्लानिंग भी पूरी की थी, वो ब्लाइंड था, ये कोई एक अंधा व्यक्ति था। द कैनाल बिल्डर जेम्स ब्रिंडली वाज ऑलमोस्ट इलिटरेट। कैनाल बिल्डर था जो जेम्स वो लगभग अशिक्षित था, इलिटरेट था, निरक्षर था, विद सच पुअर स्पेलिंग दैट ही कुड नेवर स्पेल, यानी कुछ स्पेलिंग तो ऐसी थी कि वो कभी अपने लाइफ में स्पेल नहीं कर पाया। द वर्ड नेविगेशन, यानी वर्ड नेविगेशन को भी वो कभी ठीक से स्पेल नहीं कर पाया। बट ही हैड ट्रमेंडस पावर ऑफ मेमोरी, लेकिन उसके पास यादें थीं, इमेजिनेशन कल्पनाएं थीं, अनकंसंट्रेशन और ध्यान एकत्र करना या अपने काम पर फोकस करने की क्षमता थी। टॉपिक 4, हाउ डिड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल चेंज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के से कैसे लोगों का लाइफ में चेंज आए। लॉन्ग क्वेश्चन, इन दीज ईयर्स देयरफॉर इट वाज पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स विद टैलेंट टू ब्रिंग आउट रिवोल्यूशनरी चेंज, यानी इन ईयर्स में जब हमारी रिवोल्यूशन चल रही थी और नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, लोगों के पास ये अपने टैलेंट को आगे लाने का मौका था और वे साथ में रिवोल्यूशनरी चेंज भी कर रहे थे। सिमिलरली देयर वर रिच इंडिविजुअल्स हु टुक रिस्क एंड इन्वेस्टेड मनी इन द इंडस्ट्रीज, और वहाँ ऐसे भी धनी व्यक्ति थे, रिच पर्सन, जो अपने मनी को इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, निवेश कर रहे थे, लगा रहे थे, इन द होप, और उन्हें उम्मीद थी कि दैट प्रॉफिट्स कुड बी मेड, उनको बहुत प्रॉफिट होगा, एंड दैट देयर मनी वुड मल्टीप्लाई, और उनकी जो धन है वो मल्टीप्लाई माने बहुत अधिक बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। इन मोस्ट केसेस द मनी कैपिटल डिड मल्टीप्लाई, अधिकांश केसेस में कैपिटल जो मनी थी वो बढ़ भी रही थी। वेल्थ इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स, वस्तुएं के रूप में इनकम्स भी बढ़ रही थी लोगों की, सर्विस, नॉलेज एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी उन्हें प्राप्त हो रही थी, डिड इंक्रीज ड्रामेटिकली, यानी वो लगातार नाट के ढंग से यह सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही थी। देयर वाज एट सेम टाइम, उसी समय, ए मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट, लेकिन उस समय नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट भी चल रही थी, यानी इंसान के लिए सिर्फ अब मनी ही रिलेवेंट रह गई थी, और बाकी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उनकी जो डिग्निटी थी वो डिक्रीज होती जा रही थी। दिस वाज एविडेंट इन ब्रोकन फैमिलीज, उस समय परिवार टूटने लगे, न्यू एड्रेसेस, लोग नए जगह जाकर रहने लगे, डिग्रेडेड सिटीज़, और ऐसे सिटीज़ थे जो जिनमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पोल्यूशन था और हाइजीन नहीं थी, सैनिटेशन नहीं था, एंड अपॉइलिंग वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, और वर्किंग जो फैक्ट्रीज़ में जो वर्किंग कंडीशन थी वो भी बहुत ही ख़राब थी, बैड थी। द नंबर ऑफ सिटीज इन इंग्लैंड विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 50,000 ग्रू फ्रॉम 2 इन 1750, यानी 1750 में ऐसे सिर्फ 2 सिटी थे इंग्लैंड में जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा थी, लेकिन 1850 में ऐसे सिटीज़ की जो नंबर है वो 29 हो गई। दिस पेस ऑफ ग्रोथ वाज नॉट मैच्ड विद द प्रोविज़न ऑफ एडुकेट हाउसिंग, लेकिन ये जो पेस चल रहा था कि जैसे लगातार ग्रोथ चल रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में एडुकेट हाउसिंग पर्याप्त मात्रा में घर भी नहीं थे, सैनिटेशन नहीं था वहाँ, स्वच्छता नहीं थी, और क्लीन वाटर भी अवेलेबल नहीं था फॉर द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, यानी अर्बन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन उनके लिए सिटीज़ में ना तो प्रॉपर हाउसिंग थी, ना सैनिटेशन था, और ना क्लीन वाटर था। इट मीन्स दे वर लिविंग इन ए अनहाइजीनिक एटमोसफेयर। स्टूडेंट्स, नाउ
As you know, you have the mock test and the PT test will commence in next week. Assignment for PT first. Theme 2 writing city life. यानी I have giving you the some questions. Please solve them. What is meant by Mesopotamia? Name the rivers of Mesopotamia. What is the modern name of Mesopotamia? God chose which person to ensure that life must go on after the flood? Mention earliest developed city of Mesopotamia. What do you know by the word Shimar? Mention the originating place of a river Euphrates and Tigris. A massive ziggurat was the main attraction of which city? Mesopotamia is a word of which language? किस लैंग्वेज का ये शब्द है वर्ड? Which was the lower part of Mesopotamian civilizations? Mention the two rulers of Uruk. Mention the main deities of Mesopotamian people. Who founded Ur and when? Who was the famous ruler of Mari? Who excavated Nimrud town first time? Define the word cuneiform. Which was the famous epic of Sumerian literature? When and how was Gilgamesh composed? Who was the Hammurabi? What was the great contribution of Hammurabi? When did iron use in Mesopotamia? In which year Alexander conquers Babylon? In Mesopotamia, which class belonged to lower class? And mention the number of code of conduct prepared by Hammurabi. Who was the well-known ruler of Nineveh? Thank you very much.